तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड मर्चेंट कॉर्पोरेशन से तक डिस्कस करा था। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेड सेंटर के बारे में, है ना। आज हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होगा ट्रेड सेंटर, और आज के क्लास में ही हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर अप हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करें ट्रेड सेंटर की, तो ट्रेड सेंटर मतलब वो ये क्या होता है, आपको बिजनेस, किसी भी तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज को, किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम ना हो, बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली कंडक्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये जो जितने भी ट्रेड सेंटर होते हैं वो, जैसे देखिए, जब आप विद इन इंडिया बिजनेस कर रहे हो तब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता है। कॉम्प्लिकेशंस कब आता है, जब आप इंटरनेशनली, आप थ्रू आउट द वर्ल्ड आप किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं, इन दैट केस वेरियस प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आपको लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है ना। हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का लाइसेंस होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस करने का अलग है, अदर कंट्रीज का अलग होगा। फिर आप कह सकते हो कि कोई, मान लीजिए कोई अदर कंट्री का क्लाइंट गुड्स तो ले लिया पर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो विद इन इंडिया है तो रिकवर हो जाता है, पर अदर कंट्री में आप रिकवर करने जाओगे तो वहां का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो कई तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना और ट्रेड को स्मूथ बनाना, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाने का काम किसका होता है, ट्रेड सेंटर्स का होता है। बात समझ में आ रही। तो ट्रेड सेंटर्स जो है वो सिंपली क्या करता है, गाइड करता है ना, कि आप को किसी भी बिजनेसमैन, अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर इंटरनेशनली बिजनेस कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको वेरियस ट्रेड सेंटर्स के बारे में पढ़ना, अलग अलग कंट्री का अलग अलग ट्रेड सेंटर होता है, और आपको वेरियस ट्रेड सेंटर्स के बारे में, अलग अलग कंट्री के वेरियस ट्रेड सेंटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला आपका कह रहा है डेफिनेशन की अगर बात करें, इंडिया इंडिया वाज, अरे एक मिनट, India was more closely linked in the world, linked to the world market, especially to the European market, है ना, market where commercial revolution was taking place। जहाँ पे कॉमर्शियल रिवोल्यूशन कहने का मतलब एक क्रांति आ रहा है बिजनेस के दौर में। टुडे वेरियस ट्रेड सेंटर्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया सच एज, है ना, बहुत सारा ट्रेड सेंटर्स हमारे देश में अभी ऑपरेट कर रहा है, और उसमें से कुछ है, पहला है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ये इंडिया का अपना है, ठीक है, ये इंडिया का अपना ट्रेड सेंटर है। चूंकि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो बातें डिस्कस कर रही है ये सिंपली रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी अलग कहानी नहीं बता सकते कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। सिंपली जो बताया जा रहा है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन अराइज होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर IITC India is a leading international investment and trade promotion organization functioning at least 17 years in India and other country under the leadership of Mr. Chandrakant Sulekhan, है ना, सोलंकी। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट कि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर IITC इंडिया, है ना, IITC इंडिया आप शॉर्ट में बोलिए, या फिर इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इंडिया बोलिए, बात एक ही है। ये पूरे 17 साल से चल रहा है, इसका हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, अब तो 18 ईयर हो गया होगा, ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। और ये किसके लीडरशिप में चल रहा है, चंद्रकांत सोलंकी के अंडर में ये चल रहा है आपका। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, over the period IITC India has successfully provided insight for preparation of policy and strategic framework for economic and industrial growth and will continue to do so। इनका काम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। इनका काम है भाई, कोई भी बिजनेसमैन
अगर इंटरनेशनली बिजनेस कर रहा है तो उनके लिए, या फिर इंडिया में भी बिजनेस कर रहा है तो उनके लिए पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन और स्ट्रेटेजी बनाना कि भैया आप किस तरीके से बिजनेस करोगे कि आपका बिजनेस ग्रो हो, आपके भी बिजनेस का नाम रोशन हो और देश का भी नाम रोशन हो, है ना। पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ठीक है, इनका मेन काम होता है। नेक्स्ट है आपका IITC इंडिया हैज इंटीग्रेटेड अ ग्रुप ऑफ बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून, देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आपको सीखने को मिल रहा होगा, बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून कौन होते हैं? वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसे रतन टाटा, अनिल अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, अनिल अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, अजीम जी प्रेम जी हो गए, है ना। तो ये सब जो विप्रो के जो मालिक हैं, तो ये सब जो लोग हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना। तो कहीं ना कहीं इनके इनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया, क्योंकि देखो जब एक्सपर्ट लोग, जब इंटरनेशनल जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको जब एक साथ एकजुट करके कोई बिजनेस कम्युनिटी बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तो आईआईटीसी क्या किया, इंटीग्रेट किया सारे बिजनेस टाइकून को, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे देश के। बिजनेस टाइकून किनको बोलते हैं? जो बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस नहीं, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी मीडिया नेटवर्क के चेयरपर्सन, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना। तो ये सब जितने भी इंडिया के बिजनेस टाइकून्स हैं, जो कि पूरे लार्ज स्केल पे पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं, इनका एक ग्रुप बनाकर ये काम कर रहा है। हाई प्रोफाइल हाई प्रोफाइल एंटरप्रेन्योर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एचएनआई, है ना, हाई नेट इंडिविजुअल्स, है ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे एचएनआई किनको बोलते हैं? HNI, ये आपके लिए नया वर्ड है। एचएनआईज उनको बोलते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और जो सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो HNI के अंडर में आते हैं, है ना। हाँ, चलिए, वेरी गुड। तो ITC India has integrated IITC India has integrated various business tycoon, high profile entrepreneurial, institutional investors and HNI, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, जो इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, या फिर जो बिजनेस टाइकून है, जो बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। देखो, एक होता है जो बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पे करता है, वो अलग हो गए, और कुछ लोग बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कि चलो भाई तुम्हारा बिजनेस है, हम इन्वेस्ट करेंगे। तो हाई नेट इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इसको बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही अमीर हैं, जिनके पास पैसे का कमी नहीं है, और वो जहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास बिजनेस का आइडिया है और आप लोगों के पास पैसा है, आप लोग HNIs हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, हम आपको अप्रोच करेंगे और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे और प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा। आप काम नहीं करोगे, आप बस पैसा लगा दोगे, ठीक है। IITC India has support and recognition of Government of India and Government of Maharashtra for its activity. IITC अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत चलता है, और हर स्टेट की सरकार भी इसको सपोर्ट करती है। और ये है आपका सिंबल IITC इंडिया का, है ना, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का, ठीक है। तो ये आपका एक पहला ट्रेड सेंटर था। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए? ट्रेड सेंटर के बारे में। और सबसे पहला ट्रेड सेंटर कौन है? IITC, है ना, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में सुने भी होंगे और थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। चलो इसके ऊपर और प्रकाश डालते हैं थोड़ा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये जो अभी जो IITC हम पढ़े वो इंडिया सेंट्रिक था, वो सिर्फ इंडियन कंपनी, इंडियन बिजनेस टाइकून, इंडियन इन्वेस्टर्स को पकड़ता था।
को ध्यान में रख के रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाता है। मगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड की बात करता है ना, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी बात करता है और सबके लिए एक न्यूट्रल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया के बिजनेसमैन है, कोई इंग्लैंड का बिजनेसमैन है और कोई रसिया का बिजनेसमैन है, तो रसिया का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, इंग्लैंड का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है और इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है बिजनेस करने का। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, एक न्यूट्रल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। न्यूट्रल कहने का मतलब एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो सबके लिए कॉमन हो। तो इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके का कल को डिस्प्यूट होता है, किसी भी कल को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होता है, तो उस केस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होगा और उसी के हिसाब से केस सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो WTO जो है वो हर कंट्री के बारे में सोचता है और एक न्यूट्रल डिसीजन लेता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली कंडक्ट कराना। इंटरनेशनल ट्रेड जितने भी होते हैं उनको स्मूथली कंडक्ट कराना, यानी कि किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री के साथ लेन देन करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इनका ये मेन मोटिव है। तो WTO the only international organization which deals with the rules and regulation of trade between different nation। different nation कहने का मतलब जितनी भी कंट्रीज है सबके बीच में ये बात करता है। It was established in 1 जनवरी 1995। नेचर की बात करें तो WTO deals with the sale of trade between nations at global level। क्लियर है, ग्लोबली ये लोग डिस्कस करते हैं। It contain contract signed by the government to bind the government to keep their trade policy within agreed limit। देखिए क्या कह रहा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंट्री जुड़ा है WTO से उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जैसे इंडिया भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक लिमिट डिसाइड करता है ना। लिमिट कहने का मतलब एक बेंचमार्क कि आप किसी भी कंट्री से अगर डील कर रहे हो तो इसके लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं या फिर आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जो WTO का रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो सारे कंट्री जितने भी मेंबर कंट्री हैं WTO के, सारे मेंबर कंट्रीज को इसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। थर्ड क्या कह रहा है, इट ऑपरेट विद द पर्पस ऑफ लिबरलाइजिंग ट्रेड एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इनका मेन पर्पस क्या होता है, लिबरलाइज ट्रेड करना। लिबरलाइज मतलब सरल बनाना। अब देखिए बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, बहुत ज्यादा लाइसेंस का प्रॉब्लम आएगा तो हम फिर बिजनेस करेंगे ही नहीं। अब सिंपल सा बात है, मान लीजिए अगर आपको एक छोटा सा फैक्ट्री स्टार्ट करना है और उसके लिए बहुत सारा लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप लाइसेंस लेने में ही भूल जाएंगे, है ना। आप लाइसेंस लेने में ही लगे रह जाएंगे और आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। तो WTO क्या करता है, लिबरलाइज करता है ट्रेड को, मतलब अननेसेसरी का रूल्स एंड रेगुलेशन को एलिमिनेट करना एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड उसको सटीक बनाना। डी क्या कह रहा है, WTO सेटल डिस्प्यूट थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसेस। न्यूट्रल होगा यहाँ पे, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल ही तो, न्यूट्रल प्रोसीजर। न्यूट्रल प्रोसीजर कहने का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि आपका जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है अगर उसके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो न्यूट्रल प्रोसीजर मतलब दोनों कंट्री को प्रॉब्लम ना हो और WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उसको सॉल्व करती है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लो स्मूथली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। अब मेन पर्पस क्या होता है, स्मूथली फ्लो करे भाई, किसी भी तरीके का दिक्कत किसी भी कंट्री को ना हो। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप अगर पांचों पॉइंट को मर्ज करके भी लिख दीजिएगा तो आपका आराम से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा। बेनिफिट क्या है सर इसका, बेनिफिट आखिर क्यों WTO का गठन किया गया, तो सिंपल है, अब आप आराम से बता सकते हो कि सर इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए, है ना, कंट्री में ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है अननेसेसरी का रूल्स एंड रेगुलेशन जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हटाना, एलिमिनेट करना, न्यूट्रल प्रोसीजर करना ताकि किसी भी कंट्री का डिस्प्यूट इजीली सॉल्व हो जाए,
और हर कंट्री को एक फ्री ट्रेड पॉलिसी देना कि अगर आपने सक्षम है, अगर आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप इजिली किसी भी कंट्री को प्रोडक्ट भेज सकते हैं और अपना आप ट्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए पहला बेनिफिट क्या है, प्रमोट प्रमोट इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस यानी कि अब देखो सिंपल सा बात है, अगर दो कंट्री आपस में बिजनेस करते करते लड़ गया तो भाई कहीं ना कहीं वॉर हो जाएगा, और दो कंट्री अगर वॉर करेगा तो बहुत सारी कंट्री अफेक्टेड होगी। तो इंटरनेशनल पीस बनाए रखना, सेटल डिस्प्यूट अमंग द मेंबर नेशन। मेंबर डब्ल्यूटीओ का सारा कंट्री मेंबर नहीं है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितना लोग मेंबर है, आई थिंक 117 कंट्री मेंबर है, पर अभी एग्जैक्टली याद नहीं है तो हम देख के बता देंगे। तो जितने भी मेंबर नेशंस हैं सबके बीच में डिस्प्यूट सेटल करना। कुछ कुछ कंट्री ऐसे हैं जो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, ठीक है। मेक इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर स्मूथली फॉर बाय फ्रेमिंग कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन, ये करता है। हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री बाय गिविंग देम प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। वो कंट्री जो डेवलपिंग है, जैसे इंडिया, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट करता है डब्ल्यूटीओ और लार्ज स्केल पे कि भाई डेवलपिंग कंट्री है, इसको सपोर्ट देंगे तो और डेवलप करेगा, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। और लास्ट क्या कह रहा है, फ्री ट्रेड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और फ्री ट्रेड पॉलिसी अगर होता है तो इससे फायदा क्या है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को आप स्मूथली कंडक्ट करते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। जैसे लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज करेगा, बहुत सारा गुड्स ऐसा होता है जो हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऐसा है जो हमारे देश के पास नहीं है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण ही हम लोग वो गुड्स को इंडिया में मंगवा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गुड्स जो हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसको भी यूज कर रहे हैं और हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहे हैं। आपको बताएं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऑटो पार्ट्स 65% ऑटो पार्ट्स जो है अदर, 55 से 65% ऑटो पार्ट्स अदर कंट्री से आता है, चाइना से भी आता है। तो कहीं ना कहीं भाई ये पार्ट्स अगर हम लोग नहीं मंगा पाते तो हमारा ऑटो कार जो है फोर व्हीलर इतना स्मूथ नहीं चल पाता, इतना इतना बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट नहीं आ पाता। तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, ये सब की वजह से क्या होता है कि आप अपना ट्रेड पॉलिसी के कारण, एक अच्छा ट्रेड पॉलिसी के कारण आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर लेते हो, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपका सिंबल दिख रहा है इस तरीके का, इसका लोगो है ना। तो अभी तक हम लोग दो चीज पढ़े, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दो के बारे में आपको सिर्फ पढ़ना है, आईआईटीसी एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। भाई मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की हमारा कंट्री क्या इंपोर्ट करता है और क्या एक्सपोर्ट करता है। तो हमारी कंट्री की अगर बात करें तो टॉप थ्री इंपोर्ट्स क्या क्या है। तो हम लोग सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना हम लोग को जितना जरूरत है ना उसका 5 से 10% हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है, बाकी सारा अदर कंट्री से मंगवाते हैं। यानी कि हम लोगों को जितना पेट्रोल क्रूड ऑयल का जरूरत है हमारे देश में भी प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं है, एक्सक्रीशन किया जाता है, पर मात्र जितना रिक्वायरमेंट है उसका 5 से 10%, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। बाकी 90% के लिए हम लोग अदर कंट्री पे निर्भर है। गोल्ड एंड सिल्वर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, है ना। हम लोग हमारे देश में गोल्ड का तो जानते हो कितना बड़ा क्रेज है, मगर सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारे देश में गोल्ड का, है ना, गोल्ड हमारे कंट्री के जमीन के अंदर है ही नहीं, सारा अदर कंट्री से आता है, समझे। गोल्ड एंड सिल्वर, डायमंड, डायमंड की भी बात करें तो डायमंड भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो बहुत हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया टॉप थ्री सोर्स, है ना, और तीन कंट्री, है ना, टॉप थ्री की बात करें या फिर टॉप कंट्रीज की बात करें, टॉप कंट्रीज जहां से हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, चाइना, जिसको सबसे पहले अभी भगाने की कोशिश किया जा रहा है कि भाई चाइना को कम से कम बहिष्कार करे ताकि
चाइना को अपना उसका औकात दिखे। फिर यूएई, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, है ना, ये से यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, है ना। यानी कि आपको दो डाटा दिए हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फर्टिलाइजर, बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं हम लोग। मगर टॉप में क्या क्या है, क्रूड, गोल्ड, डायमंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अच्छा, टॉप कंट्रीज, चाइना, यूएई, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरबिया। अब देखो ये सब चेंज भी होते रहता है, ये फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट भी करता है ना। चलिए, और ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करने का काम जबरदस्त करते हैं। तो इंडियाज टॉप 3 एक्सपोर्ट आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हाँ हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारी कंट्री जानते हो क्रूड ऑयल को पेट्रोल में कन्वर्ट करके बहुत सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। सबसे पहले तो जितने भी नाइबर कंट्री हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान को थोड़ा कम करता है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और श्रीलंका हो गया, ये सब कंट्रीज को हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल अदर कंट्री से मंगाते हैं और उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, जितना भी ज्वेलरी और जितना भी पत्थर जो होता है ना, वो सब नक्काशी करके डिजाइन में गोल्ड का बिस्किट मंगवाते हैं और उस गोल्ड का बिस्किट से हम लोग ज्वेलरी बना के अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है जितने भी वर्ल्ड में जितना भी डायमंड यूज होता है, डायमंड की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा, इतना छोटा सा डायमंड का रेट होता है 5 से 10 करोड़ रुपए। तो इंडिया में जितने भी वर्ल्ड के डायमंड है, 85% डायमंड का नक्काशी फिनिशिंग इंडिया में होता है, सूरत में। सूरत शहर में, गुजरात के सूरत में वर्ल्ड का 85% जो डायमंड लोग पहने हुए अपने नेकलेस में, अपने फिंगर रिंग में, कहीं ना कहीं, है ना, रिंग फिंगर में, कहीं ना कहीं 85% गुजरात से ही गया है सिर्फ, समझ लीजिए। तो बहुत बड़ा हम लोग एक्सपोर्टर हैं जेम्स एंड ज्वेलरी का। और आज के डेट में बात करें तो 70 मिलियन डॉलर, 70 मिलियन डॉलर का हम लोग बिजनेस करते हैं सिर्फ डायमंड का। एक छोटा सा डायमंड, उसका डिपेंड करता है उसके प्योरिटी पे, अगर कुछ इम्प्योरिटी नहीं है उसमें तो छोटा सा डायमंड 15-15 करोड़ का होता है। बस जितना बड़ा ग्राफ बना है ना, इतना छोटा सा ग्राफ का डायमंड का रेट होता है 15 करोड़, 30 करोड़, 80 करोड़। 80 करोड़ में तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो कि आपको बताएं, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट। फार्मा प्रोडक्ट भी हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो जड़ी बूटी या फिर जो भी केमिकल्स यूज करते हैं वो पाया जाता है, प्लस जो बचा कुचा अदर कंट्री से इंपोर्ट करके हम लोग अदर कंट्री को अभी जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, है ना, 117 या 113 या 14 कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, मोर नहीं 130 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक्सपोर्ट किए थे। कोरोना में थोड़ा बहुत मददगार है वो, अमेरिका को भी जरूरत था उस चीज का, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर बात करें फार्मा प्रोडक्ट की, मेडिसिन की, तो उसको आप बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ और है जैसे स्पाइसेस, है ना, मसाला वगैरह भी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया टॉप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट और रिफाइंड पेट्रोलियम, ज्वेलरी, है ना, ड्रग, मेडिसिन, है ना, ये सब चीज कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और ये 2016-17 का डाटा है और अभी भी ये कंटिन्यू चल ही रहा। अच्छा, ये फिगर की बात करें तो ये फिगर जो है आप लोग एक बार घर पे इसको देख लीजिएगा, थोड़ा डाटा पुराना है मगर ये आपको बता रहा है इंपोर्ट के बारे में, और ये ब्लू वाला फिगर है एक्सपोर्ट के बारे में बता रहा है ना, कि कौन से कंट्री को कितना एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, फिर उसके बाद सिंगापुर को एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं,
हांगकांग, सऊदी अरबिया, नीदरलैंड, है ना, जर्मनी, और ये हो गया अदर, है ना, ये यूएन है, सॉरी यूनाइटेड नेशंस को भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब हर कंट्री को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हम लोग करते ही करते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, यूएई से इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब, यूएस, स्विट्जरलैंड, इराक, कतर, कुवैत, है ना, और जर्मनी, ये अदर कंट्री से भी इंपोर्ट करने का काम करते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे अलग अलग लिख रहा है, आयरन एंड स्टील कितना का इंपोर्ट करते हैं, है ना, और पता नहीं क्या लिखा हुआ, बहुत छोटा है, आप लोग जूम करके देख सकते हैं। कोल वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, है ना, नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी वगैरह भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने की कॉटन यार्न, कॉटन वगैरह, रबर, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, है ना, मेटल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट की बात करें, तो ये सब भी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर था जिससे कि आपको समझ में आया कि हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम सेशन इन, तो अभी तक हम लोग देखे क्या कि मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश का क्या है, ठीक है। ये डाटा थोड़ा पुराना है, ये है 12-13 का डाटा, अभी तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुका है, और फिलहाल अभी जिस तरीके से चेंजेस आ रहा है वो कहीं ना कहीं और भी एक ड्रास्टिक चेंज लाएगा। तो जो नया डाटा आएगा, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा हम आप लोग के साथ एक शेयर कर देंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा और चर्चा करते हैं, और हम लोग अपना रैंकिंग पोजीशनिंग समझते हैं कि हमारे कंट्री का, ये देखिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर ये सब डाटा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर कल को आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सारा न्यूज़पेपर्स का कंटेंट है, तो न्यूज़पेपर में अगर इस तरीके का डाटा आता है तो आप इग्नोर कर देते होगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए ये सब डाटा को आप इजिली समझ सकते हैं, बस आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने का जरूरत है, और इससे आपको वेरी क्विकली इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारे देश का क्या पोजीशन है ना। तो इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारा क्या पोजीशन है। फ्रांस में बी इन द वर्ल्ड कप फाइनल, बट इंडिया बीट्स इट्स वर्ल्ड सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। फ्रांस सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था, उसको बीट किया। देखिए सबसे बड़ा जीडीपी की बात करें 2017 का बात है ये, ठीक है ना, और डाटा पुराना है, मगर हम आपको बता रहे कि किस तरीके से डाटा को रीड करते हैं। आपका यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, देन जाके आप सिक्स्थ पोजीशन पे क्या आ गया, इंडिया आ गया। अभी क्या है कि इंडिया का पोजीशन कभी फोर्थ रैंक, कभी फिफ्थ रैंक पे आते रहता है, सिक्स्थ से भी हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें इंडिया कुड बी नंबर 5 सून, है ना, जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, देखो बता रहा है ना, 2017-18 में 17 में 18 का अजम्पशन दिया था, 2017 का डाटा ये, 2017 में अजम्पशन लगाया था कि इंडिया जल्द ही फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा, और हमारा रैंकिंग कभी फिफ्थ कभी फोर्थ पे घूमते रहता है, ठीक है। तो हमारा रैंकिंग फिलहाल अभी एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर आई थिंक फिफ्थ पोजीशन पर ही है। फिर यहाँ पर आप देखिए रैंक 2017 कंट्री वाइज, 2000 रैंक 18 का, ठीक है। 2017 में रैंक कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा देश किस पे था, 7th रैंक पे था, पर 2018 में छलांग मार के कहाँ गया, फिफ्थ रैंक पे आ गया, कहाँ गया, फिफ्थ रैंक पे आ गया, ठीक है ना, इस तरीके से मूव किया है, ठीक है। चाइना, और कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, चाइना विल ओवरटेक यूएस इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। अभी सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन है, यूएस, यूएस को ओवरटेक कर सकता है चाइना 2030 तक। इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। अगर हमारा बिजनेस पॉलिसी, अगर हमारा ट्रेड पॉलिसी सही रहा और विदेशी कंपनी आई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम हमारे देश की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है, तो 2027 तक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंडर में हम लोग आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या कर रहा है,
by 2032 thereof the world's top 4 economy will be from Asia, चाइना, इंडिया, जापान। मतलब कि टॉप 4 इकोनॉमी में अलग अलग कॉन्टिनेंट है ना, तो एशिया से ही 3 कंट्री आ जाएगा, चाइना, इंडिया और जापान। ये आपका अनुमान। तो इस तरीके का डाटा आपको कम समय लेकर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 में आपका इतना ही कंटेंट था। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आ गया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसी के साथ आपका पार्ट 1 भी खत्म हुआ और पार्ट 2 ऑलरेडी खत्म हो चुका था, है ना। तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक बार रिवाइज करना है ढंग से, और सेकेंड चैप्टर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं